वन्य समाज और अपने विश्वास से क्वेश्चन होता है। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो वन जो होता है अर्थात जंगल पेड़ पौधा जो है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो वन से हमें क्या नहीं प्राप्त होता है सो कह सकते हैं। जैसे वन हमें सर्वप्रथम क्या होता है, वन हमें क्या देता है? जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करता है। जिससे कि अगर जीवनदायी ऑक्सीजन अगर हमें नहीं देगा तो क्या होगा, हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। जीने के लिए हमें क्या आवश्यक है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ क्या है? जो सांस लेना आवश्यक है। तो सांस हम किस प्रकार ले पाते हैं? जब पेड़ पौधा हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और रात्रि में, दिन में क्या करता है? पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रहण करता है। और रात्रि में क्या होता है? जो हम ऑक्सीजन पेड़ पौधे को देते हैं और पेड़ पौधा हमको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो पूछेगा अगर वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो इससे क्या क्या लिख सकते हैं? वनों से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। सर्वप्रथम तो वस्तु प्राप्त होने से इतर सबसे पहले क्या देता है? वन जो पेड़ पौधे जो है सो हमें क्या देते हैं? जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद वनों से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे क्या हो गया? कुर्सियाँ हो गया, दरवाजे हो गया, खिड़कियाँ हो गया, खिड़की के लिए लकड़ी हमें वनों से मिलती है। मसाले व जड़ी बूटियाँ आदि भी जंगलों से उपलब्ध होती है। बिरियों के तेंदु पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर भी वनों की देन है। फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी वस्तुओं भी जंगलों से आती हैं। जैसे क्या हो गया? पशु पक्षी का जो आश्रय स्थल भी जो होता है ऐसा कहाँ होता है? वन ही होता है। हम अपने घरों में पशु पक्षी के लिए कहाँ स्थान देते हैं? अभी निजी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में स्वयं बहुत तरह का कलह होता है जो खुद के लिए मतलब स्थापित हो पाना नामुमकिन सा रहता है। तो पशु पक्षियों के लिए तो आश्रय दे पाना मतलब सामर्थ्यवान रहता है, फिर भी कोई नहीं दे पाता जगह। तो उसके लिए सबसे मददगार कौन सिद्ध होता है? तो वन सिद्ध होता है। वन क्या करता है? पशु पक्षियों के भी आश्रय देता है ना। उसके बाद वन से हम क्या होता है? जैसे बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे कि आयुर्वेदिक दवाई जो बनाया जाता है तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से ही प्राप्त होता है, ठीक ना। वन से और क्या प्राप्त होता है? जैसे हमारे घरों में जो हम सोने के लिए जो हमारे घरों में जो चौकी रहता है, पलंग हुआ, वो भी किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का रहता है? लकड़ी का ही रहता है। तो वो भी कहाँ से प्राप्त होता है? वन से ही प्राप्त होता है। हम लोग अभी जिस बेंच डेस्क पर बैठ करके पढ़ रहे हैं यह भी किस चीज़ का है? लकड़ी का ही है। बच्चा जब जो जन्म लेता है और जब चलना नहीं सीखते रहता है तो वो जो खिलौना जो आता है उसका 3 पहिया वाला जो गाड़ी लकड़ी का, वो भी लकड़ी का ही रहता है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु और जीवन के आखिरी स्टेज, जब जो इंसान वृद्धावस्था में हो जाता है, जब उसके बेटे जो खुद के जो सहयोगी जो है वो भी उसका साथ नहीं देता है, तो उस वक्त कौन साथ देता है? उसका छड़ी साथ देता है। तो छड़ी भी किस चीज़ का रहता है? किस चीज़ का रहता है? लकड़ी का ही रहता है। उसी छड़ी के सहारे क्या करता है? वृद्ध आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करता है जाता है, ताकि उसका पैर डगमगाए नहीं। जो काम उसके पुत्र को करना चाहिए, उसके उसके परिवार के बाकी सदस्यों को करना चाहिए, वो कौन करता है? लकड़ी करता है। मतलब इंसान लिख सकते हैं इसका, अगर वनों से हमें क्या प्राप्त होता है इसके वनों की महत्ता को दर्शाते हुए अगर लिखेंगे हम, तो लिखेंगे जो इंसान स्वार्थ बस हो सकता है जो हमें भूल जाए, मगर पेड़ पौधा क्या करते हैं? जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा साथ निभाते हैं। जन्म के बाद, जन्म के कुछ महीने तक, अगर 1 साल 1.5 साल का हो गया बच्चा, अगर चलने नहीं आते रहता है तो 3 पहिया वाला गाड़ी आता है उसको, उसके सहारे वो क्या करता है? पहले माँ की उंगली के हाथ सहारे चलता है, नहीं चल पाता है तो फिर खिलौना लेता है। फिर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। हमें अगर जो तरह तरह के जो आम का जो फल जो हम खाते हैं सो कहाँ से प्राप्त होता है? वन से ही प्राप्त होता है। चाहे लीची का हो गया, फल हो गया, मतलब भांति भांति का फल जो कि हमारे अंदर क्या करता है? पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, विटामिन की कमी को पूरा करता है। जैसे पपीता जो होता है, पका हुआ पपीता होता है ना, उसमें सारा विटामिन पाया जाता है, लगभग सारा विटामिन। जितना भी जो फल है ना, सबसे यूजफुल फल जो अगर कोई है तो वो है पपीता का फल, और वो भी पका हुआ पपीता, उसमें सारा विटामिन रहता है। अधिकांश डॉक्टर जब जो कोई अगर बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया बीमारी बस, तो उसको सलाह देता है क्या? जो पपीता खाने के लिए, पपीता का फल, और वही पका पपीता, उसमें सारा विटामिन पाया जाता है। तो ये सब लिख सकते हैं वनों की महत्ता में, ठीक ना। जाने वक्त इस क्वेश्चन को लिखवाएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर बना के लाना है, ठीक है। तो वन्य समाज और अपने विश्वास से ये पहला क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं तिलक माझी कौन थे, ठीक ना। तो तिलक माझी जो थे, सो तिलक माझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी में हुआ था, भागलपुर प्रमंडल में हुआ था, स्थित सुल्तानगंज के समीप तिलकपुर गांव में एक साधारण संथाल परिवार में हुआ था। तो इनका प्रथमतः परिचय देते हुए क्या लिखेंगे? जो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के समीप, सुल्तानगंज एक जगह है, उसके समीप एक गांव है, उसका क्या नाम था? तिलकपुर। इनके नाम से ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता हुआ है तिलक माझी,
और जिस गांव में इनका जन्म हुआ उस गांव का क्या नाम था? तिलकपुर गांव में एक साधारण संथाल परिवार में हुआ था। ठीक है। 1779 ईस्वी में वह पहली बार भू राजस्व को कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदारी से छुड़वाने के लिए सशक्त विद्रोह किया था। इन्होंने क्या किया था? 1789 ईस्वी में वह पहली बार भू राजस्व को कम करने, भूमि के प्रति जो लोगों के जो राजस्व की जो स्थिति जो थी उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया? किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए क्या इन्होंने किया? सशस्त्र विद्रोह किया। किसानों की भूमि को क्या किया था? कुछ भू राजस्वों ने, जो भूमि के जो माफियाओं जो थे, उन्होंने क्या किया था? किसानों के ज़मीन को हथिया लिया हुआ था, तो उस ज़मीन को हथियाने के लिए, छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो शॉर्ट में इनके बारे में इतना, अगर तिलक माझी के बारे में पूछता है तो इनके बारे में इतना सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म कब हुआ इनका? तो 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के समीप तिलकपुर गांव में एक साधारण संथाल परिवार में हुआ था। कहाँ पे? 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित। अगर सुल्तानगंज नहीं याद रहे ना तो सीधा लिखेंगे क्या? तिलक माझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलकपुर गांव में हुआ था। ठीक ना, भागलपुर प्रमंडल के तिलकपुर गांव में हुआ था। अगर कोई हम सबसे पूछे जो हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है तो हम क्या कहेंगे? तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के सिमरा गांव में। हो सकता है प्रमंडल हम लोगों का कहाँ पड़ता है? तिरहुत प्रमंडल है ना, तो और ब्लॉक हो गया, तो उतना डिटेल में नहीं, केवल जिला का नाम और क्या? अपने गांव का नाम। तो इसी तरीके से इनका अगर इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो तिलक माझी का जन्म कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित तिलकपुर गांव में एक साधारण कौन से परिवार में हुआ था? संथाल परिवार में हुआ था। और इन्होंने 1779 ईस्वी में वह पहली बार भू राजस्व को कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए सशस्त्र इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। तो शॉर्ट में इतना लिख देंगे इनके बारे में। ठीक ना। अधिकांशतः 9वीं की परीक्षा में ये जो क्वेश्चन जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे, ये 10th में भी है और 9th में भी है। और एक क्वेश्चन जो बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है क्यों, ये पूछेगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे, यह अधिकांशतः 9th के परीक्षा में और 10th के परीक्षा में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान कहने का क्या मतलब हुआ? जो यहाँ पर कृषि की प्रधानता क्या है? अधिक है। कृषि का महत्व यहाँ पर क्या है? अधिक है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे भारत क्या है, सर्वप्रथम इसका अगर लिखने का शुरुआत अगर करेंगे, जो इसमें दिया हुआ है इससे इतर क्या लिखेंगे? जैसे भारत लिखेंगे, जो भारत क्या है? गाँव का देश है ना। भारत की जो अधिकांश आबादी है सो कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। और गाँव के लोगों के आजीविका का महत्वपूर्ण साधन होता क्या है? तो कृषि होता है। क्योंकि अधिकांशतः जो गांव जो होता है वहाँ पर उद्योग धंधे तो होते नहीं हैं, कल कारखाने होते नहीं हैं, जिनकी वजह से वो कोई और काम करे। और बृहद तो उनके यहाँ जो गांव जो होता है, गांव में क्या होता है? बृहद क्षेत्र में भूमि ही भूमि होता है। शहर में ना जगह जगह पर उद्योग धंधा स्थापित है, तो कहीं पर जगह ही नहीं दिखता है, तो वहाँ पर खेती होगा। तो क्या होता है, तो भारत की जो आत्मा जो है कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। और गाँव के जो अधिकांश लोग जो रहने वाले हैं वो किस चीज़ पर आधारित होते हैं? कृषि पर आधारित होते हैं। उनके आजीविका का मुख्य स्रोत ही कृषि होता है। और गांव के लोग अगर खेती करते हैं, किसान अगर खेत में अगर अपना पसीना बहाता है, तभी हमारे थाली तक क्या होता है? 2 वक्त की रोटी पहुंच पाती है ना। अगर किसान अगर मेहनत नहीं करे तो हो पाएगा कुछ? हमारे थाली तक 2 वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच पाएगा। चाहे शहर में भी जो रहता है, ऐसी वातानुकूलित जो वातावरण में रहता है, एयर कंडीशन लगा रहता है उसके रूम में, और वो भी ऐसी बात नहीं ना जो खाने में हीरा मोती सोना चांदी खाता होगा, वो भी तो दाल भात रोटी ही खाता होगा। तो वो चीज़ कहाँ? किसान के ही बदौलत कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। वो किसान कहाँ के होते हैं? तो भारत के गांव के किसान होते हैं। वो क्या करते हैं? खेती करते हैं, है ना। तो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही कृषि होता है। तो इसलिए लिख सकते हैं जो उनकी गांव में रहने वाले किसान क्या करते हैं? अधिकांश भारत में रहने वाले अधिकांश जो लोग जो हैं सो अधिकांश लोग, इसमें एक आंकड़े के अनुसार देश की लगभग 2/3 जनसंख्या किस चीज़ पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। मतलब पूरे भारत की जो मतलब लोगों की जो जनसंख्या है उसमें से 2/3 जनसंख्या जो है सो किस चीज़ पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लिख देंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कैसे? तो लिखेंगे जो भारत में रहने वाले जो जितने भी लोग जो हैं, अधिकांश लोग, उसमें से भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 2/3 जनसंख्या जो है सो कृषि पर आधारित है।
वहाँ पर के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है? कृषि ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है ना। इसे शॉर्टकट करना होगा कुछ, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है क्यों? ये जो अभी इससे पहले जो बताया क्वेश्चन, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये समझ में आ गया ना। इसको इसी तरीके से क्या लिखेंगे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो जितनी भी जनसंख्या है उसका 2/3 जो जनसंख्या जो है सो किस चीज़ पर आधारित है? कृषि पर आधारित होती है। कृषि पर आधारित होती है क्योंकि यहाँ पर के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही होता है। कृषि के द्वारा ही अपने जीविकोपार्जन करते हैं, है ना। कृषि के द्वारा ही क्या करते हैं? खेती के द्वारा ही क्या करते हैं? अपने अनगिनत सपनों को अपनी आंखों में संजोते हैं। क्या? बच्चों की पढ़ाई का सपना हो गया, अपनी जो किसान जो होते हैं सो उनके घर में अगर बेटी है तो बेटी की शादी करने का सपना, है ना। ये फसल हो गया तो इस फसल को संचित करके रख देते हैं पैसा, ताकि बैंक में जमा करके या फिर कोई LIC पॉलिसी करवा करके, है ना। बशर्ते उनके घर का जो छत जो होता है सो बेशक फूस का हो, जो कि होगा अगर हवा का एक झोंका आएगा तो फूस उड़ करके पता नहीं कहाँ चला जाए, है ना। मतलब तमाम संघर्षों को झेलने के बाद भी एक किसान क्या करता है? मतलब खेती करना नहीं छोड़ता है, ताकि वह सोचता है अगर खेती करना छोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है जो उसके परिवार का भरण पोषण भी खत्म हो जाए और भरण पोषण न हो पाएगा, चूल्हा नहीं जल पाएगा। बहुत ऐसा किसान जो है सो खेती इसलिए करता है ताकि अपने जीवन में क्या करता है? अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता है। इसीलिए क्या करता है? तपती धूप हो, अभी धूप कितना ज़्यादा भयावह रहता है, दोपहर में बाहर निकलने का मन नहीं करते रहता है। उस धूप में भी कोई ना कोई किसान ऐसा रहता होगा जो क्या करता है? किसी न किसी के खेतों में काम करता है या फिर अपने खेतों में काम करता है। झमाझम बारिश होगी उसके बाद भी क्या करते रहता है? किसान खेत में काम करते रहता है। तो लिखेंगे जो तमाम संघर्षों को झेलने के बाद भी क्या करता है? किसान खेती करते रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। अर्थात यहाँ पर भारत में कृषि की प्रधानता क्या है? अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है कैसे? तो बिहार कृषि प्रधान, जिस तरीके से भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर क्या बिहार में तो और क्या है? बिहार में तो और ज़्यादा और क्या है? जो कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे नहीं है। तो यहाँ पर की लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि ही है। बिहार के अधिकांश लोग किस चीज़ पर आधारित होते हैं? कृषि पर, क्योंकि यहाँ पर तो उद्योग धंधा रहता ही नहीं है। हाँ, अगर उसके साथ अगर कृषि नहीं करना चाहते वो क्या करते हैं? किसी अन्य राज्य में जाकर के पलायन करते हैं, किसी अन्य राज्य की राजधानी में जाकर पलायन करते हैं। जैसे दिल्ली में जाता है बहुत सारा आदमी, है ना, कमाने के लिए बिहार का। दिल्ली में, मुंबई में जाता है ताकि क्या करेगी? वो अपनी आजीविका कर सके, उस अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चे की पढ़ाई का देखभाल, अपने बच्चे की पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सके। तो बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है कैसे? तो लिखेंगे जो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, मतलब यहाँ पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कृषि की प्रधानता क्या है? ज़्यादा है और यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जिस तरीके से भारत का 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित होता है, वो उसी तरीके से भारत का ही एक राज्य कौन सा है? बिहार, जहाँ की 70% जनसंख्या, मतलब 30% जो पॉपुलेशन है वही किसी अन्य राज्यों में जा कर के कोई ना कोई काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करे या फिर खुद का व्यापार खोल ले, है ना। मतलब यहाँ पर की जो 70% जो जनसंख्या जो है वो किस चीज़ पर आधारित होती है? कृषि पर आधारित होती है। लेकिन मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण मतलब बारिश होगा तब क्या होगा? फसल होगा। अगर जुआ में क्या होता है? हो सकता है जो अगर पैसे लगा रहे हैं तो हो सकता है उससे रिकवर भी होगा। मतलब किस चीज़ पर निर्भर करता है? किस्मत पर निर्भर करता है। हो सकता है जो जुआ में अगर पैसा लगाया जाए हो सकता है उससे रिकवरी भी हो जाएगा, और नहीं तो हो सकता है जो पैसे जो लगाए हैं उससे डूब भी सकता है ना। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जो बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है क्यों? क्योंकि मानसून क्या होता है? मानसून वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। हो सकता है जो धान की फसल जिस वक्त बोया जाता है उस वक्त क्या हो? उस वक्त बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो इसलिए अब बारिश होगा तो अच्छे तरीके से और होगा, धान की बुआई अच्छे तरीके से हो पाएगी, है ना। तो इसलिए क्या हो सकता है? बारिश अगर ना हो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो क्या कहा गया है जो, लेकिन लिखेंगे जो बिहार की कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की कितना प्रतिशत आबादी जो है सो जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो 70%। और लेकिन मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण मानसून की जो वर्षा है उस पर निर्भरता के कारण क्या है? भारत की कृषि को क्या कहा? बिहार की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून के साथ जुआ कहा जाता है ना। इसका मुख्य कारण यह है कि यह क्षेत्र नदी मातृक है
फिर भी सिंचाई के प्रबंध अभी नहीं हो पाया है। कृषक पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहते हैं। कृषक जो हैं, भारत के जो किसान जो हैं, सो किस पर आश्रित रहते हैं? मानसून पर। जब मानसून जो आएगा तो क्या होगा? बारिश होएगा। अब बारिश होगा तो क्या होगा? फसल बेहतर होगा, है ना। बारिश भी हो जो अत्यल्प हो, किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती है। अगर बारिश भी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? फसल कभी कभी कोई फसल जो होता है सो पानी का अधिक ज़्यादा वियोग सहन नहीं कर पाता है ना। चाहे अगर बारिश ज़्यादा अधिक हो गया, अधिक होते रहा, अगर दिन रात होते रहा तो बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, फसल भी डूब जाता रहता है। तो बारिश हो मगर सामान्य हो, मगर कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान जो है सो किसी पर आधारित रहते हैं? वर्षा पर आधारित रहते हैं। अगर वर्षा अगर होगा तभी उनका फसल क्या होगा? बेहतर होगा। वही वर्षा अगर नहीं हो पाता है तो क्या होता है? फसल उनका अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए बिहार की जो कृषि जो है उसको क्या कहा गया है? मानसून के साथ जुआ कहा। सुनो, जो रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर होता है? तो एक तरफ क्या करेंगे, जिस वक्त आंसर लिखेंगे ना तो कॉपी के बाईं ओर रबी फसल लिख लेंगे और दाईं ओर क्या लिख लेंगे? खरीफ फसल। और कॉलम बना करके बीच में एक रेक्टिंग खींच देंगे, मतलब दीवार की तरह। इधर से इधर एक तरफ रबी फसल, एक तरफ खरीफ फसल। और रबी फसल वाले में क्या लिखेंगे? जो यह फसल बसंत ऋतु में बोया जाता है, बसंत ऋतु में किया जाता है, लिखेंगे यह बसंत ऋतु की फसल है, ठीक। और खरीफ फसल वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? यह शीत ऋतु की फसल है, मतलब ठंड के समय में जो बोया जाता है वो क्या हो गया? खरीफ फसल। और रबी फसल कब बोया जाता है? बसंत ऋतु में, ठीक है। रबी फसल और खरीफ फसल लेकर क्या लिखेंगे? रबी फसल वाले कॉलम में लिखेंगे जी यह बसंत ऋतु में किया जाता है, यह फसल कब किया जाता है? बसंत ऋतु में। और खरीफ वाला में लिखेंगे जी यह शीत ऋतु में किया जाता है। हो गया, पहला हो गया। दूसरा अंतर लिखेंगे, इसकी बुआई जो की जाती है, रबी फसल की जो बुआई की जाती है कब किया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर में होती है, ठीक। और खरीफ फसल वाले कॉलम में लिखेंगे जो इसकी बुआई कब की जाती है? तो जुलाई अगस्त में की जाती है, अक्टूबर नवंबर जुलाई, ठीक। और देखो, और रबी फसल में क्या लिखेंगे? रबी फसल वाले कॉलम में तीसरा पंक्ति क्या देकर के लिखेंगे? ये फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाता है। रबी का जो फसल जो होता है क्या हो जाता है? मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाता है। और ये फसलें नवंबर दिसंबर में तैयार होता है, ठीक। खरीफ का जो फसल है। और खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो गया? तो खरीफ फसल का क्या क्या उदाहरण हो गया? तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, दलहन हो गया, तेलहन हो गया, इसकी प्रमुख फसलें। कौन कौन? रबी फसल का कौन कौन सा फसल हो गया? 8वीं कक्षा में भी रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल के बारे में दिया हुआ। तो गेहूँ, चना, दलहन, तेलहन इसकी प्रमुख फसलें हैं। किसकी? रबी फसल। जो फसल बसंत ऋतु में बोया जाता है उसके बारे में लिख सकते हैं ना। पता है किसान का बेटा, गांव का हर एक बेटा कहीं ना कहीं किसानी का बेटा होता है। तो हम लोगों को तो बेहतर तरीके से पता है जो कौन सा फसल कब बोया जाता है। तो रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं किसान के ही बेटे हैं, है ना। तो गेहूँ, चना, दलहन, तेलहन क्या हो गया? रबी फसल का मुख्य फसल हो गया। और खरीफ फसल का उदाहरण क्या होगा? तो इसकी फसल क्या हो गया? धान हो गया, जूट हो गया, आलू आदि हो गया, है ना। सामाजिक विज्ञान झूम खेती के बारे में सुनो। झूम की खेती जो है ना, झूम की खेती के बारे में 9th में तो है ही, और इंटरमीडिएट में भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन ये पूछता है। ये झूम की खेती क्या है? तो लिखेंगे सभ्यता के प्रारंभ में जहाँ अधिक जंगल था वहाँ लोगों ने जंगल को काट कर खेती करना प्रारंभ किया। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी समाज में झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती क्या होता था? आदिवासी लोग क्या करते थे? जो आदिवासी लोग मानते थे कि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, तो आता है हल, आता है ना। हल क्या करता है? खेतों की जुताई करता है। तो हल का जो रहता है भाग जो रहता है किस तरह से नुकीला रहता है ना, वो क्या करता है? धरती को चीरते हुए तो क्या करता है? आगे बढ़ता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी ऐसे तरीके से मतलब मिल पाता है ताकि फसल क्या हो? बेहतर हो। तो आदिवासी लोग जो थे सो क्या करते थे? जो फसल पर हल चलाना पाप मानते थे। उनको लगता था कि अगर हम फसल पर अगर चलाएंगे तो इससे क्या होगा? धरती माता का क्या होगा? अपमान होगा। तो वो लोग क्या करते थे? जो फसल को ये नहीं करने का काम करते थे, हल चलाने का काम नहीं करते थे। तो क्या करते थे? जो क्या करेंगे जंगल में जा करके जंगल की कटाई करके, और जंगल में जो वृक्ष, जो सूखा सूखा वृक्ष रहता था उसको उन लोगों को जहाँ पर खेती करना होता था ना, तो खेती करना था तो वहाँ पर सभी जंगल क्या कर लेते थे? एक टाल कर लेते थे, बहुत सारे इकट्ठा कर लेते थे सभी जंगल को। उसके बाद क्या करते थे? उस जंगल में आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद उसका राख का जो अवशेष बचता था
उसको क्या करते थे, पूरे जिस क्षेत्र में खेती करनी होती थी ना, तो उसको क्या करते थे, उसको छितरा देते थे पूरी तरीके से पसार देते थे अच्छे तरीके से, और उसमें वो लोग खेती करते थे। इससे क्या होता था, मतलब इस तरीके से खेती करते थे ताकि उनका यह मानना था कि जो हम लोग खेती जो करेंगे ना, तो उस धरती माता का अपमान नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, उन पर हल चलाना वो आदिवासी लोग क्या समझते थे, अपमान समझते थे। तो इसलिए झूम की खेती में क्या होता था, क्या जो जितने भी जंगल सूखा जो जंगल जो था उस सबको जहाँ पर खेती करना होता था वहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता था। इकट्ठा करने के बाद उसको उसमें आग लगा दिया जाता था, और उससे राख जो बचता था उसको खाद के रूप में क्या करते थे, उसको छीट देते थे, और उसके बाद उसमें जो भी फसल करना होता तो करते थे। और ये करने से क्या होता था, फसल की जो उत्पादन जो क्षमता जो थी वो भी क्या हो जाती थी, कम होती थी, उत्पादन उतने बेहतर मात्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि हल ही नहीं चलेगा धरती पर तो फसल किस तरीके से हो पाएगा, मगर कुछ ना कुछ तो होता ही था खैर। तो वो खेती करते थे, इसी खेती को क्या कहा गया, झूम की खेती कहा गया। तो क्या लिखेंगे, जो आदि प्राचीन काल में और अभी भी कहीं ना कहीं आदिवासी लोग जो है सो ऐसा ही खेती करते हैं, जहाँ पर आदिवासी अभी भी हैं धरती पे, तो क्या करते हैं, आज लिखेंगे जो प्राचीन काल में आदिवासी जो थे सो क्या करते थे, जमीन पर हल चलाना क्या समझते थे, धरती माता का अपमान समझते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, जो जितने भी सूखे जो वृक्ष होते थे, सूखे जो डालियाँ होती थी पेड़ की डालियाँ, उसको इकट्ठा कर लेते थे, और इकट्ठा करने के बाद क्या करते थे, उसमें आग लगा देते थे, और आग लगाने के बाद उसका जो अवशेष बचता था, जो राख बचता था, उसको क्या करते थे, उसका छिड़काव कर देते थे, ठीक है। और उसको छिड़काव करने के बाद क्या होता था, उसको फैला देते थे, अच्छे तरीके से फैला देते थे, और उसी में वो लोग खेती करते थे। तो इसी खेती को क्या कहा गया, झूम की खेती कहा गया, ठीक है। आदिवासी समाज पृथ्वी को माता मान करके उस पर हल नहीं चलाना चाहते थे, ठीक ना। अतः वे वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते थे, और उसके राख पर बीज छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते हैं। और वर्षा होने से पहले आग कब लगाए, जब बारिश ही हो जाएगा तो जितना भी जो इकट्ठा किया हुआ है वो तो भीग जाएगा। तो क्या होता था, पहले आग लगा देते थे, और वर्षा से पहले जंगल में क्या करते थे, आग लगा देते थे, और उसके राख पर क्या कर देते थे, उसका जो राख जो रहता था, फैला करके राख जो होता था उस पर क्या कर देते, बीज छिड़क देते थे। जब भी उनको बीज छिड़कना है तो क्या कर देते, बीज छिड़क। अभी क्या किया जाता है, हल चलाया जाता है ना, आता है रोटावेटर आता है, तो झाल आता है, कल्टीवेटर आता है ना। पहले कल्टीवेटर, उसके बाद झाल से जुतवाया जाता है, फिर से आता है रोटावेटर आता है, जो कि मिट्टी को पूरे मैदे की तरह एकदम कर देगा, पूरा पतला कर देता है। और उसके बाद वो लोग क्या किस तरीके से आदिवासी खेती करते थे, पहले जंगल में आग लगा दी, उसका जो राख होगा उसको फैला देते थे। फैलाने के बाद उस जो राख जो फैला हुआ रहता उस पर क्या